हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो 2023 सीयूईटी बायोलॉजी सिलेबस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आपके डोमेन बायोलॉजी में क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पूछा जाने वाला है, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा आपके 2022 का जो एग्जाम हुआ है सीयूईटी का, उसमें किस चैप्टर का क्या वेटेज रहा है, क्या पैटर्न रहा है, इसके बारे में भी जो है हम लोग डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कहां पे आपको जो है 11th की भी नीड पड़ सकती है, क्योंकि हम जानते हैं सिर्फ 12th का पोर्शन हमारे पास में है हमारे सिलेबस में, तो कहां पे आपको 11th की नीड पड़ सकती है और कहां पे आपको जो है कैसे पढ़ना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है आपके बहुत ही काम आने वाला है, तो ध्यान से और एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या जो रहा है हमारा वेटेज चैप्टर्स का। तो यहां देखिए हमारे पास में जो 6 अगस्त, 7 अगस्त, 10 अगस्त और 18 अगस्त के 4 पेपर का जो है मैंने एनालिसिस जो है यहां पे आपको दिया हुआ है। और ये स्लॉट 1 और स्लॉट 2 आप लोग देख रहे हैं, आप जान रहे हैं 2 स्लॉट में एग्जाम हो रहे थे, मॉर्निंग और इवनिंग, तो उसके हिसाब से है। तो देखिए यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पाथवम जनन, इस चैप्टर पर अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए 6 अगस्त को जो है 4 क्वेश्चन, 7 अगस्त को मॉर्निंग में 3 क्वेश्चन, 10 अगस्त को इवनिंग में 3 क्वेश्चन, 18 अगस्त को 4 क्वेश्चन। मतलब हम यहां पे ये कह सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो है ये 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज जो है देने वाला है। कम से कम 3 से जो है 4 क्वेश्चन का वेटेज जो है ये देगा। ये चीज जो है क्लियर। चलिए अब इसके अलावा नेक्स्ट को देखिए, यहां पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखिए कि कितने हैं, 4 क्वेश्चन आया है मॉर्निंग शिफ्ट में, यहां पे 3 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये चैप्टर भी खासा इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए रहने वाला है। कौन सा? एक तो आपका ये चैप्टर और दूसरा ये चैप्टर। इसमें आप जो है, क्योंकि दोनों में देखिए 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, मतलब 3 से 5 का रेंज आ रहा है। और बायोलॉजी में जो है एक क्वेश्चन भी बहुत ही मायने रखता है ना। 50 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो कम से कम आपको 40 तो आने चाहिए, है ना, तभी आप जो है 40 आएंगे। उसमें से 1-2 हो सकता है गलत हो तो, लेकिन कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए कि 38 कम से कम जो है सही हो, तब जो है हम और बच्चों से आगे निकल पाएंगे। तो यहां देखिए ये दोनों चैप्टर आपके जो है खासा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहां पे देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर हम देखें तो कहीं कहीं 2-2 क्वेश्चन है ना, लेकिन यहां पे जो है 3 और 4 क्वेश्चन जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कम नहीं आ रहे, यहां से भी जो है अच्छा चैप्टर है ये। और क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही है तो पढ़ने में कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, हम साथ के साथ जो है दोनों को निपटा सकते हैं। तो जब दोनों को साथ पढ़ सकते हैं तो कोई एकदम से दिमाग में ये मत लाइएगा कि पहले इस 4 क्वेश्चन वाले को कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसको पढ़ेंगे, नहीं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए रिलेट करते हुए पढ़ लेंगे, दोनों साथ में तैयार हो जाएगा। तो कम से कम इकट्ठे आपका 7 से 8 क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा। देख रहे हैं 7 से 8 क्वेश्चन आपके इकट्ठे तैयार हो जा रहे हैं इन दोनों चैप्टर्स को मिलाने से। फिर आइए जेनेटिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। अगर कोई यहां का डेटा देख करके अगर इसको हल्के में ले रहा होगा तो एकदम ये गलती मत करना, ये वाला डेटा मत देखना, है ना। यहां देखो 6 क्वेश्चन अगर ये आ गया अगर आपके पास ना, तो एकदम, क्योंकि अब ये हो सकता है कि अब मुझे तो नहीं पता कि आपको भी नहीं पता कि आपका एग्जाम कौन से स्लॉट में पड़ जाए, किस दिन पड़ जाए। तो अगर देखिए इधर अगर ये हुआ तो हो सकता है अगर आपकी जेनेटिक्स ढंग से तैयार नहीं है तो आपके लिए ये जो है, तो आपके जो है नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आपके स्लॉट में 6 क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे। तो इसलिए जो है इस चैप्टर का वेटेज जो है हमेशा से ज्यादा रहा है, हमेशा इसे तवज्जो दी गई है और इसको दी जाएगी, इसको एकदम हल्के मत लीजिएगा। ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, यहां देखिए कांस्टेंट 4 क्वेश्चन तो ये देखे जा रहा है, 4 क्वेश्चन ये कांस्टेंट दे करके जा रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी जो है हम इंपॉर्टेंट ही लेकर के चलेंगे। तो अभी तक हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के अगर आप कहेंगे सर आप तो सारे इंपॉर्टेंट बता देंगे, तो ये बताओ आपके पास सिलेबस ही कितना है। सिर्फ 12th, आधा सिलेबस तो आपका ऑलरेडी कम कर दिया गया है। अब बचा आधा सिलेबस है, उस आधे सिलेबस में भी अगर मैं काट जाट करूं तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर आपका 1 से 2 क्वेश्चन भी रह गया ना तो आप मुझे ही ब्लेम करेंगे। लेकिन ठीक है, मैं आपको जो है प्रायोरिटी ऑर्डर बता देता हूं। प्रायोरिटी ऑर्डर में अभी जो है अब ये तो एकदम जरूरी है, ये तो आपको करना ही करना है। उसके बाद आप आ जाए इवोल्यूशन, ये भी जो है आपका जरूरी है। देखिए कि यहां पे कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन दे दिया गया है ना। यहां पे जरूर इवोल्यूशन में आइए तो यहां पे क्या है, देखिए 6 क्वेश्चन यहां पे
यहां पे देखिए 6 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, यहां पे एक क्वेश्चन है लेकिन यहां पे 6 आ गया है, ठीक है, क्योंकि यहां पे पैराग्राफ वाला जो पैराग्राफ जो है यहां से उठा के दे दिया था, तो यहां पे 6 क्वेश्चन आ गया है। जरूर यहां पे एक क्वेश्चन देख करके आप इसे जो है साइड में रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब मैं यहां पे आपको बता दूं तो इवोल्यूशन में कम से कम होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन यानी कि समजात और समरूप अंग जो है, ये आप इसके एग्जाम्पल्स याद करके जाइएगा। यहां से एक क्वेश्चन जो है आना ही आना है, ठीक है। और जो है खासकर एडेप्टिव रेडिएशन यानी कि अनुकूली विकिरण जो कि डार्विन से रिलेटेड है, वो वाला पैराग्राफ जो है आप ढंग से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पैराग्राफ का अगर क्वेश्चन आता है तो वहीं से जो है आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आपका आता है डिजीज। डिजीज जो है, डिजीज में बेसिकली आप जो है कौन वायरस से कौन से डिजीज होते हैं ना, बैक्टीरिया से कौन से डिजीज होते हैं, है ना, निमेटोड से कौन से डिजीज होते हैं, ये सारे अगर एक चार्ट पे लिख करके कहीं पे भी अगर आप चिपका लेते हैं तो ये आपके लिए जो है सफिशियंट होगा। और बाकी आप एड्स और कैंसर के बारे में जो है ढंग से पढ़ लेंगे इस चैप्टर में। बाकी ज्यादा कुछ इस चैप्टर में डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, उतने से आपके ये जो भी क्वेश्चन आए, चाहे 4 है, चाहे 5 है, चाहे 6 है, वो जो है कंप्लीट हो जाने वाला है। उसके बाद है फूड एनहेंसमेंट, ये आप बाद के लिए रख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। ये चैप्टर आप बाद के लिए रख सकते हैं कि हाँ भाई पहले मैं बाकी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूं और जब मेरे पास समय होगा तब मैं इसकी रीडिंग मारूंगा। हालांकि क्वेश्चन कम नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है और कोई इतना जो है आपको डीप में पढ़ना भी नहीं है, आपको समय नहीं लगेगा, तो इसलिए इस चैप्टर को बाद में रखना है। तो इंपॉर्टेंट की लिस्ट में जो है फिलहाल मैं इसे नहीं रखता हूं, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए क्या है कि यहां पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसको भी मैं कहूंगा कि इसको भी आप बाद के लिए रखिए, है ना, जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए उसके बाद आप इन चैप्टर्स को पढ़िएगा। बायोटेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए, है ना, यहां से हो सकता है कि जेनेटिक्स से भी ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार लगा कर रखिएगा, 5 क्वेश्चन तो कम से कम ये दे के जाएगा 5 क्वेश्चन कम से कम। तो इस चैप्टर को, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे हमारा था ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो जैसे दोनों इंपॉर्टेंट थे, ऐसे ही यहां पे ये दोनों बायोटेक और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों को मिला करके अगर हम देखें तो यहां पे भी हमारे 8 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका समझ में आ रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद आ जाए इकोलॉजी पोर्शन पे। इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, है ना, ये चैप्टर खासा इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसके बाद इकोसिस्टम से जो है हम देख सकते हैं कि यहां पे थोड़ा सा जो है कमी दिखाई दे रही है आपके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अलावा। बाकी अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो आपका फर्स्ट चैप्टर, उसको छोड़ करके आपको लगभग सभी में देखिए 3 से 2-3 भी मिनिमम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और 2-3 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि जो मैंने सीक्वेंस बनाया, जिन पे मैंने स्टार्स लगाए, जिन पे मैंने टिक लगाया, उन चैप्टर्स को हम जो है पहले पढ़ें, पहले कंप्लीट कर लें और उनको इतना अच्छे से कंप्लीट कर लें कि उनमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, और उसके बाद जो है हम बाकी चैप्टर्स को जो है पढ़ें, ठीक है। इकोसिस्टम हुआ या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हुआ, इनको हम इन्वायरमेंटल इश्यू हुआ बाद में पढ़ सकते हैं, हालांकि इकोसिस्टम को साथ में रखिए, है ना। इनको हम जो है इकोलॉजी एक बड़ा पोर्शन है, पूरी की पूरी यूनिट है इकोलॉजी आपकी, और वहां पे जो है आप इन चैप्टर्स को जो है सोच सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। बाद में क्यों पढ़ सकते हैं इसको, इसके पीछे रीजन बताता हूं, क्योंकि इसमें काफी कुछ जो है याद करने का है। अगर शुरू में आप पढ़ लेंगे तो भी जो है आपके ध्यान में नहीं रहेगा या दोबारा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसको अभी के लिए टालना चाहते हैं तो जरूर, लेकिन मेरे टालने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ के जाना है, एग्जाम में नहीं, बेवकूफी हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें 3 क्वेश्चन से कम आ रहा हो, जहां से अगर 3 क्वेश्चन भी आपने छोड़ा तो आप पता नहीं कितने बच्चों से पीछे हो जाएंगे। तो यहां पे छोड़ने लायक तो कुछ नहीं है, बस प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारा, वो मैंने जो है आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम लोग जो है सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस जो है हमारा, तो देखिए हमारा जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, जो पहला चैप्टर, हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, हम इसे जो है यूं कहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इस चैप्टर की ज्यादातर चीजें हमारे आगे के चैप्टर्स में कवर हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि रिप्रोडक्शन, अब हमें पता है कि रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है भाई, सेक्सुअल और एसेक्सुअल हो सकता है। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है फर्टिलाइजेशन से पहले की घटनाएं क्या क्या होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद की, है ना, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम लोग जो है बात करते हैं, ठीक। और सेकंड चैप्टर जो हमारा है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, इसमें अगर हम देखें
तो हम लोग जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग स्टेमन के बारे में जानते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में जानते हैं, पोलन ग्रेन, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। फिर हम लोग पिस्टल, मेगास्पोरेंजिया और एम्ब्रियोशिक के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, पोलन ग्रेन और एम्ब्रियोशिक दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोलन ग्रेन और एम्ब्रियोशिक दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हम पॉलिनेशन, फिर हम लोग जो है, जो कि यहाँ का फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का, क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हम लोग पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। कम से कम ये देखिए हम लोग क्या क्या टॉपिक को भी अगर पढ़ ले तो हमारा एग्जाम कवर हो जाए, है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन ये पढ़ लीजिए, पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ लीजिए, एम्ब्रियोशिक के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना कम से कम, और ये चीज ऐसा नहीं होता कि अगर आपने पहले रीडिंग नहीं मारी होगी तो फिर आप नहीं के पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। मतलब एक बार पढ़ा हुआ हो, हम रिवीजन करने जा रहे हैं तो हमें किस पोर्शन पे ध्यान देना है, किस चीज को हमें फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए, उनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एंडोस्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एम्ब्रियो के बारे में, सीड और जो आपका एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी होता है, इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें पढ़नी होती है, और इन चीजों को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन जो है कवर हो जाते हैं। तो 5 से 7 क्वेश्चन का ये वेटेज आपको दे करके जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम जो है हेल्थ प्रॉब्लम, वर्क पॉलिसीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है, खासकर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट पे चलते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 जो है हमारा, यूनिट 2 में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, यानी कि जेनेटिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस जेनेटिक्स में जो है मेंडल्स के लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके मेंडल का जो है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो, चाहे आपका जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, तीनों लॉ जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों से जो है यहां पे क्वेश्चंस आते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस जो है कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस जहां तक दिया हुआ है, कम से कम वहां तक जो है आपको जेनेटिक्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे इसमें आएगा। फिर जो है इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर, यहां से सेक्स डिटर्मिनेशन से शायद ही क्वेश्चन आए, जेनेटिक डिसऑर्डर से भी आ सकता है एक क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जेनेटिक्स का ज्यादातर क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस तक ही आ जाता है, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन जो है, इन तीनों में से कहीं से एक क्वेश्चन जो है आपके पास में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, वंशागति का आणविक आधार। इसमें ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता ही चुका हूं। इसमें हम जेनेटिक मटेरियल का सर्च कर रहे हैं, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसे हुआ ये हमें पता चलता है। तो डीएनए अभी तक देखिए, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें कहीं हमें 11th की जरूरत नहीं पड़ी है कि हमें 11th का किसी चीज की जरूरत पड़ी हो, है ना। थोड़ा बहुत जो है इस चैप्टर में जानने के लिए आपको सेल साइकिल्स, जो सेल साइकिल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन का जो है साइकिल जो है आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो आपके लिए जो है आसानी रहेगी, या सेल के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपको 11th में घुस करके पढ़ना है, या 11th का सेल बायोलॉजी पूरा अच्छे से पढ़ना है, उतने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा नॉलेज अगर आप रखते हैं सेल के बारे में तो सफिशिएंट है, और उतना जो है आप जो टीचर जो है आपको पढ़ा ले जाएंगे उतने में आपको दिक्कत भी नहीं आने वाली है। तो कोई 11th की कोई नीड अभी तक जो है मैं आपको बता दूं, कोई खासा नीड जो है आपको नहीं पड़ेगी। तो यहां पे जो डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा, डीएनए के बारे में हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, डीएनए की पैकिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। फिर उसके अलावा डीएनए के अलावा अगर मैं बात करूं कि डीएनए के अलावा आपका जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है ना। इतना अगर आप इस चैप्टर से कर लेते हैं तो आपका बल्ले बल्ले, ठीक है। ये 4 चीजें भी अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चंस जो है कवर हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमको ये सारी चीज जानने से क्या पता चल रहा है कि हमको पूरे चैप्टर में भी सारी चीजें ढंग से नहीं पढ़नी होती है। कुछ चीजें हैं जिन पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, समझे,
ठीक है, तो कुछ चीजें कौन कौन सी है उसी के बारे में हम लोग बात करें। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में जो है बेसिकली हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन। अब देखिए इसमें यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन जो है यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके एडेप्टिव रेडिएशन ये जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका ह्यूमन इवोल्यूशन, यहां से भी जो है एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगर यहां से पैराग्राफ के क्वेश्चन नहीं आए तो इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अगर पैराग्राफ का क्वेश्चन नहीं आता है तो, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन आसान चैप्टर है ना। एड्स के बारे में भी जनरली हम सबको पता होता है, कैंसर के बारे में भी जनरली पता होता है, बस थोड़ा सा जो है डीप नॉलेज चाहिए कि आप आम लोगों से, अब ऐसा नहीं हो कि आप बायोलॉजी के बच्चे हो, आम इंसान भी उतना ही जानता हो जितना आप जानते हो, तो आपके में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होता है। हाँ भाई कि एड्स जो है किस वायरस से हो रहा है, HIV का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इम्यूनिटी हमारे बॉडी में कितने टाइप की है ये पता होनी चाहिए, किसका क्या रोल है, और कॉमन डिजीज, है ना, जो भी पैथोजन से होते हो उनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी ड्रग एंड अल्कोहल ये वाला जो है कभी पूछा नहीं जाता यहां से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट्स इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो हमें क्या करना है, वो स्ट्रेटजी अपनानी जो फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा दे। तो उसमें क्या, एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग, इन दोनों को ही जो है बहुत ही डीप में पढ़ना है ना, कि पशुओं का पालन, इसमें आपका जो है मधुमक्खी आ जाता है, गाय भैंस जो भी है, सभी के पालन के बारे में बात करते हैं। दूसरे प्लांट के बारे में, प्लांट की नई ब्रीड्स कैसे बनी हैं, कौन कौन से उसके एग्जांपल्स हैं, नई ब्रीड कौन कौन सी हैं, और वो किस किस रोग के लिए जो है रेजिस्टेंट है, ये सारे के बारे में अगर आप डेटा जो है अगर चार्ट बना करके रख लेते हैं तो आपके बहुत ही काम आने वाली है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो जो माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूजफुल हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है माइक्रोब्स जो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप, और सीवेज ट्रीटमेंट, अगर हम देखेंगे इस चैप्टर में तो ये 3 चीजें जो हैं आपके काम में रहती है। खासकर इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो सीवेज ट्रीटमेंट से, ठीक है, कहा गया सीवेज ट्रीटमेंट, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सीवेज ट्रीटमेंट से आ जाएगा। और दूसरी चीज कहां से आ जाएगी, बायो कंट्रोल एजेंट से आ जाएगा। तो ये 2 भी अगर आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर का जो है, इस चैप्टर से अगर 2 क्वेश्चन आ रहा है तो ये दोनों इसी जगह से आएगा, ये जान लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, यूनिट 4 आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन दोनों साथ में पढ़ने हैं, कभी भी दोनों के बीच में गैप नहीं रखना है, दोनों एक साथ खत्म करना है, ये मैंने आपको बताया था। इसमें जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला जो पार्ट है ये खासकर ध्यान रखना कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, कौन किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, वेक्टर क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए। और बाकायदा एनसीईआरटी में भी डिटेल से दिया हुआ है और उतना सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए, उतनी नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। चलिए बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में जो है, एप्लीकेशंस में जो है ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप इनका जो एप्लीकेशन एग्रीकल्चर वाला और मेडिसिन फील्ड में जो अगर आप ध्यान रखें तो उतना जो है आपके लिए बहुत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट 5 यानी कि इकोलॉजी। इकोलॉजी में जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, है ना, तो हम सबसे पहले इसमें जो आपका पॉपुलेशन वाला टॉपिक है कि पॉपुलेशन की भाई क्या क्या फीचर हैं, वो आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके पॉजिटिव इंटरेक्शन या नेगेटिव इंटरेक्शन जो भी हैं वो चीजें जो है हमें डिटेल में पढ़नी होंगी और वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसके एग्जांपल्स भी आ सकते हैं। तो एग्जांपल्स भी खासकर ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तो एकदम कंठस्थ होने चाहिए। फिर आता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो है हमें काफी टॉपिक्स हैं, पर बेसिकली हमें पिरामिड्स के बारे में खासकर पढ़ना है कि पिरामिड्स क्या है, और दूसरा जो हमें पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये 2 चीजें जो है हमें खास ध्यान देके पढ़नी है और यहां से क्वेश्चंस जो है आने के चांसेस ज्यादा होते हैं अदर के कंपेयर में। नेक्स्ट आइए बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हमें बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना ये पढ़ते हैं, है ना, हमारे जो हॉट स्पॉट्स हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन से स्पीसीज हैं जो खतरे में हैं, कौन कौन सी अभी जो है लुप्त होने वाली है, सारी चीजें हम लोग जो है इनमें पढ़ते हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी जो है हमें याद रखने हैं, ठीक है, कौन सी स्पीसीज किस वजह से जो है विलुप्त हो चुकी है ये हम पढ़ते हैं।
लास्ट इन्वायरमेंटल इश्यू, इसमें 3 चीजें आएंगी, जाहिर सी बात है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और आपका नॉइज पॉल्यूशन, ये तीनों ही जो है इंपॉर्टेंट है। और मैं खासकर जो आपका वाटर पॉल्यूशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वाटर पॉल्यूशन वाला पार्ट जो है वो खास करके आप लोग जो है डीप में पढ़ेंगे, है ना। वहां यूट्रोफिकेशन वगैरह जो है आता है टर्म, उसके बारे में जो हम लोग अच्छे से जान लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम सिलेबस पढ़ा नहीं रहे, आपको बता रहे कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा बायोलॉजी का सिलेबस जो कि हमें पढ़ना है। अब इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि किन चीजों पे ध्यान रखना है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये नहीं पढ़ना है, मैंने बोला कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। फिर जब मैंने आपको सिलेबस के डीप में हम लोग गए तो मैंने आपको यह बताया कि इस चैप्टर का ये टॉपिक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वहां से चांसेस ज्यादा हैं। उसका मतलब ये नहीं कि बाकी से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस आपको पढ़ने की स्ट्रेटजी में ये रखना है कि जहां मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो पढ़ते टाइम उस पर ध्यान ज्यादा देना, उस पर ज्यादा फोकस करना है, समझे, ताकि बाकी वीक रह भी जाए तो वो पोर्शन वीक ना रहे जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो चलिए इसके साथ जो हमारा ये वीडियो जो है आज का यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आप लोग जो है लाइक करके बताइएगा कि आपको वीडियो कितना पसंद आया, और कमेंट में बताइएगा कितना पसंद आया। और आप किसी अदर टॉपिक पे आप मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी और इंफॉर्मेशन चाहते हो, और आपको क्या नीड है, आप किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि हम और टॉपिक पे वीडियो बना पाए। थैंक यू वेरी मच।